तो यहाँ पे हमें शिजुका के बचपन का सीन दिखाया जाता है और जब वो यहाँ पे स्कूल से अपने घर जा रही होती है तो वो देखती है कि साइड में एक छोटे से बॉक्स में एक पपी होता है। जैसे वो यहाँ पे उसको घर पे लेके आती है तो उसके डैड उसे यही बोलते हैं कि उसको बाहर छोड़ के आ जाओ। फायदा क्या है इस बीमार कुत्ते को यहाँ पे घर में लेके आने का? मेरी बेटी होने के नाते तुम्हें बाकी लोगों से ऊपर उठना होगा और उसके लिए तुम्हें कमजोर चीजों को दूर फेंकना होगा। तो ऐसी चीजों पे अपना समय बर्बाद मत करो, सिर्फ वही करो जो तुम्हें कामयाब होने में मदद करे, नहीं तो तुम्हारी भी जिंदगी इस कुत्ते जैसी ही हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और कोसुकी इधर सबको भाई बियर वगैरह पिलाता, पार्टी वगैरह कराता है और वो यही कहता है कि टेंडो और उसके क्रू का स्वागत करेंगे हम आज और इसी चक्कर में तुम भाई सबके सब मजे मारो, ठीक है। जबकि यहाँ पे भाई टेंडो सबसे ज्यादा काम करा रहा होता है, वो बेचारा तो मजे ही नहीं कर पाता। यहाँ पे उसी की वाट लग रही होती है और तभी एक बूढ़ी औरत कोसुकी के पास आती है और वो कहती है कि आपका ग्लास खाली हो गया, मैं और बियर डाल देती हूँ। लेकिन भाई वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहते हैं मेरे को किसी बुढ़ी से नहीं डलवानी है अपनी ड्रिंक, ठीक है ना, मुझे चाहिए एक जवान लड़की। वो यहाँ पे एक बॉटल उठाता है और उसके बाद शिजुका को बुलाता है। वो कहता है मेरे पास बैठो और मेरे लिए ग्लास भरो। तो यहाँ पे शिजुका वो ग्लास भरती है, साथ ही साथ वो कहता है कि तुम भी पियो, तुम किस बात से शर्मा रही हो। तो यहाँ पे वो शिजुका को हैरेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि शिजुका कुछ बोल पाए या फिर कर पाए, साइड में भाई टेंडो होता है जो कि भाई सबके ऑर्डर्स फुलफिल कर रहा होता है। तो कोसुकी यहाँ पे टेंडो को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि मेरे ग्लास खाली है, मुझे बियर दो। तो जब यहाँ पे वो उसे एक बियर की बोतल निकाल के देता है तो भाई ये बोतल खाली होती है, जिसके बाद कोसुकी गुस्सा हो जाता है काफी ज्यादा और वो भाई टेंडो के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है पागलों की तरह। वो कहता है कि चुप हो जाओ, तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो क्या, तुमने मेरे को खाली बोतल क्यों दी? तो भाई टेंडो कहता है मैं एक नई बोतल लेके आता हूँ, मुझे माफ करना। भाई दूसरी ओर शिजुका अपने बचपन के दिन याद करती है कि कैसे बचपन में सिर्फ और सिर्फ उसके पिता जरूरत की बात करते थे, कि शिजुका को उसके पिता की बात मानने की जरूरत है, सक्सेसफुल होने की वजह से उसे ये सब करना पड़ेगा। उसके डैड हमेशा उसको कंट्रोल करना चाहते थे। वो जब शुरुआत में स्टेट में आए थे तो उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अमीर बन गए थे और साथ ही साथ अमेरिकन भी उनसे डरने लग गए थे। और अब क्योंकि शिजुका उनकी बेटी है तो उससे भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई वो भी परफेक्ट हो, लेकिन भाई शिजुका ये सब नहीं चाहती थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने उस पपी को अपने एटिक में छुपा रखा होता है। भाई जैसे कि तुमने घरों में बेसमेंट देखे होंगे, वैसे यहाँ पे अमेरिकन या फिर जापानीज हाउसेस में एक ऊपर का जो कोन टाइप का एरिया होता है, वहाँ पे भी एक छोटा सा रूम बन जाता है। हॉरर मूवीज में तुमने देखा होगा यहीं पे सारे कांड होते हैं। एनीवे ये कोई हॉरर एनिमे नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे शिजुका ने शांति से भाई इस पपी को यहाँ पे छुपा रखा होता है और उसका नाम भी वो रखते हैं रू। अब क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रहा होता है तो वो थोड़े बुक्स वगैरह पढ़ती है, जिसके बाद वो उसका इलाज करती है और वो पपी खाना भी शुरू कर देता है। वो यहाँ पे उसके साथ खेलती है, उसके साथ सोती है, वो सब कुछ करती है, ठीक है। वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद उसको काफी अच्छा लगता है कि उसने इस बीमार पपी को ठीक किया और वो डिसाइड करती है कि वो आगे चल के एक डॉक्टर बनेगी। लेकिन जब वो यही बात अपने डैड को बताती है तो उसके डैड यही कहते हैं कि फायदा क्या है ये सब करने का, डॉक्टर लोग ज्यादा पैसे भी नहीं कमाते हैं और उनका मकसद यही है कि वो हमारे जैसे लोगों के काम आए और तुम ऐसा नहीं करना चाहोगी, तुम्हें उससे बेहतर बनना पड़ेगा। और जहां तक बात है एटिक में पड़े तुम्हारे सामान की, उसको हमने ह्यूमैन सोसाइटी को दे दिया है उसको संभालने के लिए। तो यहाँ पे वो एक तरीके से शिजुका को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। वो यही कहता है कि जो तुमने शुरू किया है वो तुम्हें खत्म भी करना होगा, ये जो लग्जरियस लाइफ तुम्हें मिल रही है ये तुम्हें पता होना चाहिए किस वजह से मिल रही है। जब वो यहाँ पे थोड़ी बड़ी होती है तो उसके डैड से यही कहते हैं कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है और ये शादीवादी आम लोगों के चोचले है, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है और वैसे ही वो लड़का तुम्हारी क्लास से बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे शिजुका ये कहते हैं अगर मैं अपने डैड की बात नहीं मानूंगी तो मैं यहाँ पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, मुझे जरूरत है कि मैं उनकी हर बात मानूं और कोई चारा नहीं है उसके पास। तभी यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और वो देखते हैं कि कैन रोल होता है उसके पैर के पास आता है और गलती से टेंडो ने कुछ कैंस को नीचे गिरा दिया होता है, जिसके बाद यहाँ पे कोसुकी फिर से उसको डांटने लग जाता है। वो कहता है तुमने इतना कीमती सामान नीचे गिरा दिया और इस वजह से मेरे को काफी भारी नुकसान हुआ है और तुम्हें पूरा हफ्ता काम करना होगा, उसके बाद भी तुम इस गलती को सुधार नहीं पाओगे। तो टेंडो कहता है लेकिन आपने तो कहा था ना कि बस आज लास्ट दिन है हमारा, उसके बाद हम चले जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे भाई कंटिन्यूअसली कोसुकी उसको भाई डांटना शुरू कर देता है कि तुम जैसे लोगों का इस धरती पे हो नहीं भाई, लॉस है सबसे बड़ा और तुम इतने आलसी हो, बेवकूफ हो, तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे। जिसके बाद भाई यहाँ पे टेंडो के होश उड़ जाता है, भाई वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और यहाँ पे वो इतना ज्यादा शौक में हो चुका होता है कि उसको ऐसा दिखाई देता है कि कोसुकी उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसकी कदर करता है, वो इसलिए उसके साथ वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ पे उसको अपने सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जबकि यहाँ पे कोसुकी उसकी इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, खाने पीने का और उसके यहाँ पे रहने का भी। तो वो यही कहता है कि तुम्हें अपनी इच्छाओं को दूर फेंकना होगा। जिसका शिजुका को भी याद आता है कि जब वो अपने डैड के साथ कार में जा रही थी तो साइड में कुछ गरीब लोग होते हैं स्ट्रीट पे और उसके डैड उसे यही कहते हैं कि ये देखो ये वो लोग हैं जो कि अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते थे और देखो उनकी जिंदगी का क्या हाल हुआ। तो इसी वजह से अपनी जरूरतों को दूर फेंक दो, जो तुम करना चाहती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। और यही सेम लाइन भाई कोसुकी इस समय टेंडो को बोल रहा होता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि केंचो धीरे धीरे हील हो रहा होता है और जब शिजुका रूम में होती है तो टेंडो के बैग में से एक नोटबुक बाहर गिरती है जिसमें लिखा होता है कि वो 100 चीजें जो कि वो करना चाहता है ज़ॉम्बी बनने से पहले। जब वो इस नोटबुक को ओपन करती है तो उसे देख के उसे
लगता है कि ये कितना अजीब लड़का है, और वो उसके सारे लिस्ट को पढ़ती है और एंड में वो अपना एक और पॉइंट ऐड कर देती है। जिसके बाद हमें सप्लाई टीम का सीन दिखाया जाता है, जो कि कुछ बेसबॉल के प्लेयर्स बोलो या ये लड़के होते हैं, ठीक है। और ये लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोसुगी खुद तो कोई काम नहीं करते, इनको बस ऑर्डर देता रहता है, लेकिन साथ ही साथ ये लोग ये भी मानते हैं कि कम से कम इनको लेबरर्स की तरह तो ट्रीट नहीं किया जाता ना बाकी सबकी तरह, इनको थोड़ी बहुत तो इज्जत मिलती है। तो ये लोग सप्लाई जब ले लेते हैं तो ये गेट बंद करते हैं जिससे कि कोई ज़ॉम्बी वगैरह अंदर ना घुस जाए, लेकिन ये लेट हो चुके होते हैं, ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी अंदर घुस चुका होता है, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे शिजुका इन सबको बोलती है कि अब 2 दिन हो चुके हैं और जैसा डिसाइड हुआ था अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है ना। तो टेंडो यहाँ पे इन लोगों को कहता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे रुकूंगा क्योंकि बॉस को मेरी चिंता है और इस वजह से मैं शायद नहीं जा सकता। तो केंचो कहता है कि हे तुम्हें हुआ क्या टेंडो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। यहाँ पे बेसिकली टेंडो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका होता है और कोसुकी कहता है कि उसको यहाँ पे काम करना पसंद है, वो नहीं जाना चाहता तो उसको छोड़ दो। तो शिजुका कहती है ठीक है फिर हम अकेले ही जाएंगे। केंचो यहाँ पे शिजुका को रोकने की कोशिश करता है और जाने से पहले शिजुका यही कहती है कि अब तुम यहीं पे काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें आखिरी एक चीज बताना चाहती हूँ। वो आदमी वो अपना काम करा के तुमसे क्या चाहता है, तुमने कभी सोचा है कि उसका असली मकसद क्या है? वो तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, और जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हारी अपनी है। तुम्हें पूरी आजादी है चूज करने की कि तुम क्या करना चाहते हो। उसकी खुद की कोई औकात नहीं है, वो बस दूसरों को नीचे दिखा के अपने आप को बड़ा दिखाता है और उसे काफी मजा आता है जब वो तुम्हें डांटता है या फिर तुम्हारी बेइज्जती करता है। आज से कई समय पहले मैं भी तुम्हारी तरह हुआ करती थी, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोली और मैं फिर से ऐसा नहीं करने दूंगी। किसी को भी मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं दूंगी। अब तुम चाहे कुछ भी करो, यहाँ पे रहो या फिर यहाँ से जाओ, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए इस बेवकूफ गधे से तो मैं बिल्कुल दूर जाना चाहती हूँ। इतनी घिन आ रही है मेरे को उसके सामने खड़े होने में ही। तो कोसुकी कहता है कि यही बात है बस लड़कियों की, इतना इमोशनल हो जाती है और बेफालतू का दिमाग खराब करती है, इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। शिजुका कहती है कि देखो टेंडो तुम कोई ज़ॉम्बी या फिर मशीन नहीं हो, तुम एक इंसान हो। यहाँ पे वो उसी की नोटबुक खोल के उसको देती है और वो ये कहती है कि जो तुम खुद करना चाहते हो वही चीज करो सिर्फ, ठीक है। जिसके बाद कोसुकी यहाँ पे गुस्से में आता है और कहता है ये बकवास बंद करो। यहाँ पे वो इस नोटबुक को उठा के नीचे फेंकता है और जब वो उसके ऊपर अपने पैर रखने वाला होता है उसको कुचलने के लिए, तभी टेंडो को वो सारी चीजें याद आती है जो कि वो करना चाहता था और उसने की वो सारी चीजें। उसको फ्रीडम मिल गई थी और वो काफी इंजॉय भी कर रहा था अपनी जिंदगी को। तभी वो यहाँ पे होश में आ जाता है और वो इस नोटबुक को भाई कुचले जाने से बचाता है और वो ये कहता है कि शुक्रिया बॉस, आपने मेरी काफी ज्यादा चिंता की, मेरा ध्यान रखा, इसी वजह से मैं आपकी शक्ल फिर से कभी नहीं देखना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। तो कोसुकी कहता है कि लेकिन तुम्हारा काम बाकी है। तो टेंडो कहता है जब भी तो माफी मांग रहा हूँ मैं, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कोसुकी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? तो टेंडो कहता है मुझे माफ करना। तो कोसुकी कहता है अरे मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया यार। तो टेंडो कहता है कि मुझे माफ करना। जिसके बाद कोसुकी यहाँ पे गुस्सा होने लग जाता है और टेंडो यही कहता है कि भाई इतनी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा तो मेरे लिए यही होगा कि मेरे को ज़ॉम्बीज़ ही खा ले, कम से कम मैं अपनी खुद की इच्छाओं को तो पूरा कर पाऊंगा। तो यहाँ पे भी दिखाया जाता है वो पॉइंट जो कि शिजुका ने उसकी नोटबुक में ऐड किया था कि मैं अपने बॉस से छुटकारा पाऊंगा और उसकी बैंड बजा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सप्लाई टीम वापस आ चुकी होती है और ये लोग कहते हैं हम सप्लाई लेके आ चुके हैं और काफी बड़ा हाथ मारा है आज हमने। इनमें से जब एक बंदा ये गेट खोलता है तो भाई ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसके बाद भाई जो ये ट्रक चला रहा होता है तो पागल हो जाता है, कहता है मेरे को मरना नहीं यहाँ पे, वो भागने लग जाता है। जिसके बाद सामने जिस ट्रक को ज़ॉम्बीज खींच रहे होते हैं उनके तार टूट जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज भी आजाद हो जाते हैं और भाई यहाँ पे पूरा एपोकलिप्स हो जाता है। किसी तरह केंचो, शिजुका और कुछ बेसबॉल टीम के प्लेयर्स बच के बसेस के ऊपर चढ़ जाते हैं और अकेरा भी इधर बच चुका होता है, ठीक है। वो देखता है कि इधर कोसुकी भाई अपनी जान बचा के भाग रहा होता है क्योंकि वो इतना भैंसा सा तो होता है कि भाई वो भाग भी नहीं पाता, उसको खुद पता होता है कि उसकी वाट लगेगी। टेंडो को समझ आता है कि भाई उसको कुछ ना कुछ करना होगा, तो उसे एक नीचे फूड ट्रक दिखता है और उसको एक आइडिया आता है। वो इन सबको ऑर्डर देता है, बेसबॉल टीम के प्लेयर्स से मदद मांगता है कि क्या तुम मेरे इस प्लान में साथ दोगे। तो किसी तरह यहाँ पे कोसुकी बच बचा के इनसे भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फाइनली वो यहाँ पे आके नीचे गिर जाता है और जब ये सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी ये फूड ट्रक भाई फुल स्पीड में आता है और इन ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। यहाँ पे केंचो यही सोचता है कि भाई ये अकेरा उसकी मदद क्यों कर रहा है। अकेरा किसी तरह कोसुकी की मदद करके उसको बस के ऊपर चढ़ाता है, ठीक है। जब केंचो उससे पूछता है कि ये तुम कर क्या रहे हो, उसकी जान क्यों बचा रहे हो, तो अकेला कहता है क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट में नहीं है कि मैं किसी इंसान को ज़ॉम्बीज से खाता हुआ देखूं। तभी ये सारे बेसबॉल प्लेयर्स सारे के सारे ट्रक्स लाके इन ज़ॉम्बीज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस फूड ट्रक की जो गैस होती है वो लीक कर रही होती है, इन्होंने पहले से ये प्लान कर रखा होता है और अकेला इस फ्लेयर को चलाता है और कोसुकी को लेके कूदता है और ये फ्लेयर पीछे फेंक देता है, जिसके बाद यहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज जल जाते हैं। फाइनली ये लोग बच जाते हैं और इसे देख के भाई सारे के सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि टेंडो की वजह से वो सबके सब लोग बच गए और शिजुका भी काफी ज्यादा खुश होती है, उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करती है, जिसके बाद ये दोनों ही हंसते हैं। कोसुकी कहते हैं देखा मैंने यही उम्मीद की थी अपने सबऑर्डिनेट से, तुम एक काफी अच्छा एग्जाम्पल हो। लेकिन इसके बाद सारे के सारे जो बेसबॉल प्लेयर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं, ये लोग कहते हैं भाई अब हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करने वाले, तुम खुद तो कुछ काम करते नहीं और हम लोगों से बस काम कराते रहते हो, तुम एक डिक्टेटर हो, ठीक है, तुमसे अच्छा लीडर तो ये नया बंदा है बेचारा। और ये सारे के सारे लोग यहाँ पे कोसुकी को अकेला छोड़ के निकल जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग वो सारा सामान लेके आए होते हैं तो ये वही सामान वापस लेके भी चले जाते हैं। टेंडो, शिजुका और केंचो अपने रास्ते निकल जाते हैं। गुनमा
वहाँ की तरफ जहाँ पे टेंडो की फैमिली है। ठीक है, टेंडो ये बताता है कि जब वो चीफ को देखता था तो वो सब कुछ भूल जाता था, जिस वजह से वो अपने ड्रीम्स को भी भूल गया था और ये काफी बड़ी गलती कर दी उसने। अब वो यही सोचता है कि उसके लिए कोई काम होगा भी इस दुनिया में या नहीं। तो शिजुका कहती है इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, बहुत सारे काम है, नए नए काम आते रहते हैं, ऑनलाइन पर्सनैलिटी, ई स्पोर्ट एथलीट, ड्रोन पायलट, नई नई जॉब निकलती रहती है, तुम्हें किस बात की टेंशन है, तो इतनी जल्दी क्या है, एक ना एक दिन एक ऐसा काम आएगा जो कि सिर्फ तुम कर पाओगे। आखिरा केंचो और शिजुका से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी माइंडफुलनेस के बारे में सुना है। तो शिजुका बताती है कि हाँ, मतलब हमें पास्ट और फ्यूचर को भूल के प्रेजेंट में जीना होता है। तो यार ये काफी अच्छी खासी मेडिटेशन की टेक्निक है। जिन लोगों को भी स्ट्रेस होता है और टेंशन ज्यादा जो लोग देते हैं वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छी टेक्निक है। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे योगा कर रहे होते हैं, माइंडफुलनेस कर रहे होते हैं पानी के ऊपर, और ये भी इनका एक गोल होता है जो ये 100 चीजें आखिरा करना चाहता है ज़ॉम्बी बनने से पहले। ठीक है ना, आखिरा ये कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं 15 चीजों को कंप्लीट भी कर लूंगा। यार कितनी कमाल की चीज है। इनको यहाँ पे काफी ज्यादा दिन लग चुके होते हैं टोक्यो से बाहर निकले हुए, और जब ये अपने रास्ते पे जा रहे होते हैं तो केंचो यही पूछता है कि हे आखिरा तुम्हारे पेरेंट्स का घर कितनी दूर है। तो आखिरा ये कहता है कि सिर्फ 1 घंटा दूर। तभी यहाँ पे ये लोग आके देखते हैं कि एक ट्रक क्रैश हुआ होता है और उसके अंदर कोई फंसा भी होता है बेचारा। ठीक है, क्योंकि इनका टायर वायर पंचर हो चुका होता है और ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर रखा होता है इस ट्रक को। तो यहाँ पे आखिरा को एक मौका मिलता है, वो कहते हैं फाइनली यार मेरे को अपना शार्क सूट पहन के उसको बचाना चाहिए जो भी वहां पे फंसा हुआ है, अब हीरो बनने का समय आ चुका है। जैसे ही आखिर यहाँ पे इस आरवी से बाहर निकलता है, तैयार होता है लड़ने के लिए, तभी भाई इस ट्रक का गेट खुलता है और अंदर से भाई कोई और ही बंदा कॉस्ट्यूम पहन के निकलता है तलवार लेके, और इन सब ज़ॉम्बीज को काटना पाटना शुरू कर देता है, इनकी वाट लगा के रख देता है वो। और बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि ये कोई बंदा नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है बेट्रिक्स एमरहाउजर। ओके ना, और वो यही कहती है कि थैंक यू यार मेरा साथ देने के लिए। ये लोग देख के समझ जाते हैं कि ये एक फॉरेनर लड़की है। हमें बताया जाता है कि ये जर्मनी से जापान में आई थी क्योंकि ये काफी बड़ी फैन है जापान की और उसके कल्चर की भी। क्योटो, फुजियामा, टी सेरेमनी, इकेबाना जैसी कई चीजों की वो फैन है और वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी इन सब के बारे में, क्योंकि उसने इन सब के बारे में काफी चीजें पढ़ी है। वो यहाँ पे खुद जापानीज आर्मर पहन के आई थी क्योंकि पहली बात वो बहुत बड़ी फैन है, दूसरी बात ज़ॉम्बी से बचने के लिए काफी कमाल की स्ट्रेटेजी है। आखिर जब इस ट्रक को खोल के देखता है तो यहाँ पे काफी सारी फिशेज होती है जिनको भाई बर्फ के अंदर रखा गया होता है। तो बेट्रिक्स यही कहते हैं कि मेरे को ये फिश डिलीवर करनी है एक जगह, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा ट्रक का टायर पंचर हो चुका है, वाट लग चुकी है उसकी। ठीक है, बेट्रिक्स यही कहते हैं कि तुम सब बहादुर समुराइज को देख के मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी मदद करोगे इस मछली को टाकासाकी पहुंचाने में। भले टाकासाकी सिटी इनके रास्ते में पड़ेगी, लेकिन इनको इस समय भाई सिटी से दूर ही रहना है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ज़ॉम्बीज होंगे। ठीक है ना, बेट्रिक्स बताती है कि उसने बचपन से ही टीवी पे जापानीज कल्चर को देखा था और जैसे ही वो यहाँ पे लैंड किया उसने जापान में, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये पैंडेमिक शुरू हो चुका था, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से उसके जो ड्रीम्स थे वो मिट्टी में मिल गए। वही बताती है कि उसको एक चीज काफी दिल से एक्सपीरियंस करनी थी और फाइनली उसको आखिरकार अंत में एक जिंदा सुशी शेफ मिला। एक सुशिया नाम की दुकान है जिसमें एक टाइशो नाम का बंदा रहता है। उसने बेट्रिक्स को बोला कि अगर तुम उसके लिए फिश लेके आओगी तो वो बेट्रिक्स के लिए सुशी बनाएगा, वो भी डिलीशियस एकदम। तो इसी वजह से यहाँ पे मेन मकसद होता है इसका फिश डिलीवर करने का कि वो सुशी खाना चाहती है। और ये देख के भाई आकिरा भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें देख के ये साफ समझ आ रहा है कि भाई तुम्हारा जो प्यार है जापान को लेके वो काफी सच्चा है, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो केंचो और शिजुका दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं कि भाई ये दोनों सुशी के लिए इतना पागल कैसे हो सकते हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहा होता आकिरा क्योंकि उसकी खुद के लिस्ट में ऐसा होता है कि उसको एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट ढूंढना है जहाँ पे वो सुशी खा सके। भले बेट्रिक्स की लास्ट बात टाइशो से 3 दिन पहले हुई थी, होपफुली वो जिंदा हो। जब ये लोग यहाँ पे इस गली में पहुंचते तो यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ठीक है, जिसके बाद आकिरा और बेट्रिक्स दोनों के दोनों अपने कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। भले इनके पास कोई प्लान नहीं होता, लेकिन शिजुका के पास एक प्लान होता है और वो अपने आप को पता नहीं यार 3 किंगडम का कोई राजा टाइप समझने लग जाती है, वो स्ट्रेटेजिस्ट समझने लग जाती है अपने आप को। ठीक है, जिसके बाद शिजुका के प्लान के हिसाब से यहाँ पे भाई केंचो तो नंगा हो जाता है और वो कहता है भाई मेरा पिछवाड़ा देख रहे हो, मजे लेने इसके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाओ इसको। तो भाई ये सारे के सारे ज़ॉम्बी भाई पीछे भागने लग जाते हैं उसके। तभी बीच में से आकिरा एक ट्रक लेके आ जाता है, जिसके बाद ये सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे फंस जाते हैं। बेट्रिक्स आती है और वो इन सभी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। और ये ज़ॉम्बीज जब यहाँ पे फंस चुके होते हैं तो ये लोग देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बीज है, जिसके बाद ये छत पे आ जाता है और सोचते क्या करे, और ये ऊपर से फिर ना वाइन और शराब की बोतलें फेंकना शुरू कर देते हैं। अब आपको पता होगा शराब में आग इजीली लग जाती है, तो यहाँ पे ये लोग माचिस चलाना शुरू करते हैं, लेकिन भाई माचिस जलती ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ के आरवी के पास जाने लग जाते हैं, जिससे इनको पता चल जाता है कि अगर एक बार आरवी घिर गई चारों तरफ से तो इनका यहाँ से भागना भी मुश्किल हो जाएगा, तो इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे बेट्रिक्स थोड़ी डिप्रेस हो जाती है, वो सोचती है कि हम क्या करें, ये मेरी गलती है फलाना ठिकाना। लेकिन आखिर कहता है नहीं, यहाँ पे अभी माफी मांगने का समय
नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना होगा ऐसा। जिसके बाद आखिर खुद कूद जाता है लड़ने के लिए और फिर बेट्रिक्स भी पीछे से आती है उसकी मदद करने के लिए और इन सब ज़ॉम्बीज को मारते हैं। और फिर चाहे कितना भी लड़ ले भाई, बहुत सारे ज़ॉम्बीज है यार, अकेले ये दो बंदे कैसे हराएंगे इनको, सुपर ह्यूमन थोड़ी ना ये। तभी ऊपर से एक ड्रोन आता है जिसमें भाई एक म्यूजिक टाइप बज रहा होता है जिससे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होते हैं और दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो बेसिकली ये ड्रोन बेट्रिक्स का ही होता है और शिजुका ने इसको बैकअप प्लान के तौर पे रखा हुआ था और ये लोग बैकअप प्लान का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर से इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके कहीं और ले जाते हैं। जिसके बाद शिजुका दोबारा से अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती है। मतलब ठीक है, स्मार्ट तो है लेकिन फिर भी, और वो यही बताती है कि भले ही ये तरीका काफी ज्यादा खतरनाक है और इसमें रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगी लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ बहुत सारे टॉयज रखे होते हैं इन्होंने जो शोर मचा रहे होते हैं एक पेट्रोल पंप के पास और उससे पेट्रोल भी लीक कर रहा होता है। तो यहाँ पे केंचो एक जलती हुई शराब की बोतल नीचे फेंक देता है भाई पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है, सारे के सारे ज़ॉम्बीज जल जाते हैं। फाइनली ये लोग सुशी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वो बंदा ऐसा लगता है जिंदा है क्योंकि भाई ये काफी टेस्टी सुशी यहाँ पे खा रहे होते हैं, इन्होंने इतने टाइम से ऐसी सुशी नहीं खाई होती। ये बंदा बताता है कि वो 30 साल से सुजुकी में काम कर रहा है और अपनी सुशी को एडवांस करते जा रहा है, इंप्रूव करते जा रहा है, ठीक है ना। वो ये कहता है कि यार तुम लोग काफी कमाल के हो, यहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली है और तुम मेरी सुशी खाने आए हो, तो फिर तुम जितना खाना चाहते हो उतना खाओ। यहाँ पे बेट्रिक्स अपनी पहली बाइट लेती है सुशी की और उसको खाते साथ ही भाई आंसू आ जाते हैं। ये लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हें कैसा लगा बेट्रिक्स, तो बेट्रिक्स कहती है कि कड़वा है लेकिन उसी के साथ साथ मीठा भी, काफी डिलीशियस है। जब यहाँ पे रो रही होती है तो भाई टाइशो तो खुद रोने लग जाता है और कहता है कि यार मैंने पहली बार किसी को देखा है जो कि मेरे हाथ की सुशी खा के इतना ज्यादा खुश हुआ हो। मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, अपनी बेटी की शादी पे भी मैं यहाँ पे काम कर रहा था, अपनी वाइफ की डेथ पे भी यहाँ पे ही काम कर रहा था मैं, और फाइनली अब जाके मेरे को वो प्रेज मिला है। ये लोग यहाँ पे अपना भाई मिशन कंप्लीट करने के बाद वापस निकल जाते हैं अपने रास्ते पे और इन्होंने काफी टाइम से नहाया भी नहीं होते, काफी गंदे हो रहे होते हैं। जिसके बाद ये यहाँ पे भाई शहर के बीचों बीच मौजूद एक हॉट स्प्रिंग में आते हैं। ये सब तैयार हो जाते हैं और भाई बेट्रिक्स के तो कपड़े भी फिट नहीं हो रहे होते। वो यही बताती है कि यार यूरोप में तो काफी सारी जगह ऐसी है, शहर ऐसे कि बीचों बीच हॉट स्प्रिंग बनाए गए हैं, लेकिन जापान में ऐसा देखना काफी ज्यादा कमाल की बात है और काफी रेयर भी। वो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताने लग जाती है उसकी और वो ये कहते हैं कि एंड में आके हॉट स्प्रिंग सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं सिवाय प्यार के, ठीक है ना। प्यार हमें नहीं मिल सकता, बाकी सारी चीजें, सारे सुख मिल सकते हैं हमको इस हॉट स्प्रिंग से। जिसके बाद यहाँ पे आखिर थोड़ा सोचता है प्यार के बारे में और वो शिजुका से कहता है कि ये डेट के लिए काफी अच्छी जगह है लेकिन माफ करना तो हमारे साथ फंस गई यहाँ पे। तो शिजुका कहती है वैसे मेरे को ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, ये बेफालतू की चीजों में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे 20s में तुम्हें अपनी नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, पैसे कमाने के बारे में ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फालतू चीजों में। उसके बाद तुम सोच सकते हो अपने पार्टनर के बारे में। लेकिन आकिरा के यहाँ पे थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वो यही कहता है कि अगर मेरे साथ मेरी कोई पार्टनर है तो ऑब्वियसली यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा। तो शिजुका यही कहती है कि प्यार बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला वापस हमें प्यार करेगा या नहीं करेगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी लो कॉस्ट है, जिस वजह से मेरे को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। जिसके बाद ये मेंस वाले स्प्रिंग में आ जाते हैं और भाई आते साथ कूद जाते हैं। तो शिजुका भी एक्साइटेड होती है और वो कहती है कि यार चलो ठीक है फिर मैं भी वुमेन्स बाथ में जाती हूँ और वहां पे जाके नहाती हूँ। लेकिन तभी पीछे से बेट्रिक्स आती है और वो कहती है शिजुका बात ऐसी है कि भाई जो वुमेन्स बाथ का हॉट वाटर पंप है ना वो काम नहीं कर रहा है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि सिर्फ यहाँ पे ये मेल वाला ही बात है जिसमें अभी पानी है, जिसको भाई सुनते ही साथ भाई केंचो और आकिरा दोनों सीरियस हो जाते हैं काफी ज्यादा और वे कहते हैं कि देखो यार हम समझ सकते हैं काफी मुश्किल समय चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, शर्माने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे शिजुका कहती है कि देखो तुम लोगों के पैरामीटर में भी मैं यहाँ पे अपने कपड़े नहीं उतारने वाली। लेकिन यहाँ पे बेट्रिक्स तो तैयार होती है कि कोई बात नहीं तुम गलत हो शिजुका, एंशिएंट टाइम से ही ऐसा होता है कि हमें अपने नेचुरल फॉर्म में नहाना चाहिए, फलाना ढिकाना। वो पूरी हिस्ट्री बताने लग जाती है। वो कहती है इंडिया हमें शर्माना नहीं चाहिए। वो यहाँ पे अपने पूरे कपड़े उतार देती है और भाई कूदने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो कूदे भाई इस पानी के अंदर से भी ज़ॉम्बी निकलना शुरू हो जाता है बहुत सारे और भाई ये अपने कपड़े उठा के भागना शुरू कर देते हैं यहाँ से और एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ऊपर आते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये ठीक से नहा भी नहीं पाए और उसके बाद ये सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शिजुका मौजूद नहीं होती। आकिरा यहाँ पे उठता है और वो इधर जब जंगल में घूमता है तो उसको पानी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि यहाँ पे पहाड़ों के बीच में एक हॉट स्प्रिंग है यार, एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग, जिसको देख के वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो तैयार होता है नहाने के लिए। वो आराम से यहाँ पे भाई एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी पीछे जाके वो शिजुका से ठुकता है। शिजुका यहाँ पे नहा रही होती है पहले से ही, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे थोड़ा शर्माते हैं और ये सोचते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पे उसको निकलने के लिए कहती है लेकिन भाई मेल है यहाँ पे आकिरा का तो गोल होता है कि उसको हॉट स्प्रिंग में नहाना है। तो वो कहता है मैं नहीं निकलने वाला भाई। तो ये दोनों एक पत्थर के पीछे बैठ जाते हैं शांति से और शिजुका उसको धमकी देती है कि अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो तुम्हें जान से मार डालूंगी मैं, समझे। शिजुका यहाँ पे आकिरा से माफी मांगती है कि उसने उसको भाई एक तरीके से डिमोटिवेट टाइप कर दिया उसे ये बोल के कि भाई प्यार व्यार सब बेकार की चीजें होती है। वो बताती है कि मेरे जो ओपिनियंस है बचपन से ही उनको रिजेक्ट किया गया, मेरे पापा ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, तो इसलिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बार हम दूसरों लोगों की चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। वो ये बताती
बताती है कि जब मैंने सुना कि भाई तुम कितना फ्रीली सोच पाते हो, जो भी तुम मन में सोचते हो तुम बोल देते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं, उसे देख के मेरे को काफी जेलसी फील हुई क्योंकि मैं ऐसा खुद नहीं कर पाई कभी भी, और इस वजह से पुरानी वाली चीजों का सामने आ गई। सच ये है कि मैं रोमांस में बहुत बेकार हूँ और मुझे डर लगता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगी। इसी वजह से मैंने कहा कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टफ बनने की कोशिश कर रही थी। तो आखिर यही कहता है कि शिजुका तुम अभी काफी ज्यादा ओपन हो चुकी हो, तुम काफी चीजें शेयर कर रही हो मेरे से। तो शिजुका कहती है कि हाँ, अगर मैं कभी प्यार में पड़ी तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा हो जिससे मैं इतना ही ओपन हो सकूं। ये थोड़ी देर चुप होते हैं और फिर भाई शिजुका और आकिरा दोनों को रियलाइज होता है कि वो क्या बोल रही है। शिजुका कहती है देखो मेरा वो मतलब नहीं था, समझे। तो आकिरा कहते हैं क्या, इसका मतलब ये है कि इतने में यहाँ पे पीछे से भाई केंचो और बेट्रिक्स दोनों के दोनों आ जाते हैं। शॉक हो जाता है वो ये देख के कि इधर एक हॉट स्प्रिंग है, वो भी माउंटेन्स के बीचों बीच। ये दोनों तैयार हो जाते हैं भाई कूदने के लिए यहाँ पे और कपड़े उतार के इसके अंदर कूद जाते हैं और फाइनली यहाँ पे आकिरा का 16th गोल भी पूरा हो जाता है, जो कि होता है हॉट स्प्रिंग में नहाना, ठीक है ना। आकिरा के बचपन का सीन दिखाया जाता है और उसके डैड यही कहते हैं कि क्या तुम कॉलेज के लिए टोक्यो जाना चाहते हो, ठीक है फिर वहां पे जाके करोगे क्या, लेकिन तुम तो उसके थोड़े समय बाद जब यहाँ पे जॉब ज्वाइन करने के लिए आकिरा यहाँ से निकलने वाला होता है तो उसके डैड यही कहते हैं कि एक प्रोडक्शन कंपनी, क्या तुम सच में ऐसा काम करना चाहते हो, अपना कोई सपना ढूंढो आकिरा, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। जिन लोगों के सपने नहीं होते वो बिल्कुल जेलीफिश की तरह होते हैं। तो ये सब सुन के आकिरा यहाँ पे अपने डैड को इग्नोर कर देता है और वो मन में यही कहता है कि आप खुद तो एक फार्मर हो, आपको क्या मालूम। यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और ये लोग लगभग आकिरा के होम टाउन में पहुंच ही चुके होते हैं और वो उनसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। शिजुका यही पूछती है कि 3 साल हो गए तो अपने पेरेंट्स से नहीं मिले, तुम्हें नर्वसनेस नहीं हो रही। तो आकिरा कहता है ना ना बिल्कुल नहीं, लेकिन मन में वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। उसके लिए ये चीजें काफी ज्यादा ऑकवर्ड होती है। वो अपनी जॉब के लिए ही अपने पेरेंट्स को छोड़ के आया था, लेकिन अब वो किस मुंह से जाएगा वापस। तभी ये लोग देखते हैं कि सामने एक टनल होता है और उस टनल को बंद किया गया होता है ट्रक्स के थ्रू। ये लोग जब यहाँ पे इस टनल के पास आते हैं तो अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तो इनको पहले लगता है कि सारे के सारे गांव वाले ज़ॉम्बी बन चुके होंगे, लेकिन आखिर ये कहते हैं कि नहीं, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। तो शिजुका कहती ठीक है, फिर अब हम गाड़ी से आगे नहीं जा सकते तो हमें पहाड़ों की तरफ से जाना चाहिए। ये लोग पहाड़ों से जाते हैं तो इन्होंने टनल का दूसरा हिस्सा भी देखा होता है और इससे इनको पता चलता है कि टनल को दोनों तरफ से बंद किया गया है और ज़ॉम्बीज को किसी तरह अंदर बंद किया गया है, जिसका मतलब ये है कि गांव वाले जरूर सेफ होंगे। तभी यहाँ पे एक आदमी की चीखने की आवाज आती है और वो यहाँ पे एक ज़ॉम्बी सुअर से बच के भाग रहा होता है। बेट्रिक्स इधर अपना तीर कमान निकालती है और कहती है नीचे झुक जाओ। यहाँ पे वो अपने तीर से भाई उसके सर में एम करती है और भाई उस सुअर की वाट लगा देती है। ये आदमी यहाँ पे आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि इसका नाम है मासारू कुमानो और वो इनको अपने साथ लेके जाने लग जाता है। आखिर कहता है कि आप इतने गहरे जंगलों में क्या कर रहे हो। तो मासारू कहता है अरे तुमने देखा नहीं यार, शहर में दंगा मच चुका है यार और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन ये बात है कि भाई वो सुअर का मैंने नहीं सोचा था, वो तो सच में काफी खतरनाक बात है। ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक ट्री हाउस होता है यार, और इनके लिस्ट का 23 नंबर का जो एम होता है वो होता है एक ट्री हाउस बनाना, ठीक है ना। जिसको देख के ये तीनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और शिजुका नॉर्मल ही होती है, उसे पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। मासारू बताता है कि ये एक ओक का पेड़ है और इसकी जो डालियां है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है, जिससे कि हम आसानी से इसके ऊपर एक ट्री हाउस बना सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे पेड़ है। तो आखिर यहाँ पे जल्दी से आता है और कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपको मदद की जरूरत होगी, तो क्यों ना हम एक और ट्री हाउस बनाए प्लीज। यहाँ पे मासारू के पास काफी अलग अलग टेक्निक्स होती है एक ट्री हाउस को बनाने के लिए। इनमें से एक होता है ये पाइप, जिसके थ्रू ये लोग भाई लेवल जांच सकते हैं यार कि सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है थोड़ा बहुत, क्योंकि लेवल से पता चल जाएगा कि यार इनका जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा बनेगा, ठीक है ना। मासारू इनको ट्री हाउस बनाना सिखाता है, सारे के सारे टेक्निक्स बताता है इन दोनों को, और वही बताता है कि एक पेड़ को चुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेड़ के ऊपर ही हम एक ट्री हाउस बनाएंगे तो वो कितना लंबा चलेगा वो पेड़ के ऊपर डिसाइड करेगा। मासारू ये कहता है कि अगर तुम एक अच्छा ट्री हाउस बनाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल की आवाज सुननी होगी। उसके लिए तुम्हें पहले अपने पेड़ को देखना होगा, साथ ही साथ फिर आसपास वाले पेड़ों को देखना होगा, तब तुम पूरे जंगल की आवाज सुन पाओगे। ये बात आकिरत के दिमाग में बैठ जाती है और वो इसको रियल लाइफ में अच्छा खासा कंपेयर करता है कि अगर वो अपने बारे में सोचेगा, अपने दोस्तों के बारे में सोचेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरी दुनिया की आवाज सुन पाएगा। उस समय वो क्या करेगा। आखिर मासारू को बताता है कि मेरा बचपन का सपना था एक ट्री हाउस में रहने का। तो मासारू बताते हैं कि हाँ, मेरा बेटा काफी जिद किया करता था कि मैं उसके लिए ट्री हाउस बनाऊं। तो आकिरा पूछते हैं कि अब तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। तो मासारू यहाँ पे चुप हो जाता है और वो बताता है कि मेरे बेटे को मेरी वाइफ ने काट दिया था, जिसके बाद मेरे को उन दोनों को खुद ही निपटाना पड़ा। तो बेसिकली यार उसे अपने खुद की फैमिली को मारना पड़ा। वो बताते हैं कि उसको कितना रिग्रेट है कि बचपन से उसका बेटा जिद करता था ट्री हाउस बनाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा था कि जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं ऐसा करूंगा,
लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि तब तक काफी ज्यादा लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज उल्टे भी हो सकती है। मैं अपने बेटे के लिए समय रहते कुछ नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ये लकड़ी गिरने वाली होती है, लेकिन आखिर उसकी मदद करता है और कहता है चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा और हम दोनों मिलके इसको खत्म करेंगे। तो ये सुन के यार ये सारे के सारे काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और यहाँ तक कि शिजुका और बेट्रिक्स भी मदद करती है इस ट्री हाउस को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे इनके पास कैन फूड होता है जो काफी अच्छा खासा होता है और ये लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि आकिरा को अपने मॉम डैड से मिलना होता है। भले शिजुका को तो ऐसा लगता है कि यार आकिरा एक और रात इस ट्री हाउस में गुजारेगा, लेकिन नहीं यार, वो सच में डिसाइड कर चुका होता है कि उसको अपने पेरेंट्स के पास जाना है। एम जो लिस्ट है वो तो बाद में आएगी, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ के साइड में ये लोग चल रहे होते हैं और भाई यहाँ पे काफी सारे लोग पहले मर चुके होते हैं। इस जगह को हंग्री गॉर्ज कहा जाता है और वो टनल ओपन होने से पहले जो विलेजर्स थे वो यहीं से जाया करते थे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक लकड़ी का ब्रिज भी होता है, इस पे से भी ये सब भाई अपनी जान बचा के इधर आए होते हैं, लेकिन इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि ज़ॉम्बीज तो यहाँ तक नहीं आ सकते भाई, ये सब क्रॉस करके। आखिर बताता है कि मैं जंगल में पैदा हुआ हूँ। वैसे बताऊं तो ये लोग जब यहाँ पे पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं तो देखते हैं कि इधर खेत होते हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी होता नहीं है। आखिर काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से भाग के अपने घर के पास आता है। वो देखता है कि इधर अंदर तो भाई दारू वारू पी के मजे मार रहे होते हैं सारे के सारे लोग। इनमें से एक आदमी आखिर को पहचान जाता है और वो आखिर के पेरेंट्स को बुलाता है, जिसके बाद यहाँ पे उसकी मॉम और डैड उसे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। आखिर इनको देखते साथ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो अपनी दिल की सारी बातें बोलने लग जाता है कि आपने बचपन से लेकर अब तक इतनी सारी मेहनत की है जिससे कि मेरे को कॉलेज भेज सको। मॉम मेरा लंच पैक करने के लिए शुक्रिया और मेरे गंदे कपड़ों को धोने के लिए भी। जिसका उसके डैड उठते हैं और उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आखिर कहते हैं कि आज मैं जिंदा नहीं होता अगर आप दोनों नहीं होते तो, और मैंने आपको बस आज तक परेशानियां ही दी है, इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। पिछले 3 साल में मैं आपसे मिलने भी नहीं आया, मैं काम को सिर्फ एक बहाना बनाता रहता था जिससे मेरे को आपके पास ना आना पड़े, मुझे माफ कर दीजिए। तभी यहाँ पे उसके डैड आते हैं, उसको आगे से सर का मुक्का देके मारते हैं और सच में मेरे को तो ऐसा लग रहा था उसके डैड उसको आके हक कर लेंगे, उल्टा ही हो गया। जिसको देख के सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उसके डैड कहते हैं भाई दुनिया की बैंड बजी पड़ी और तुम सोच नहीं सकते यहाँ आने से पहले अपनी जान को खतरे में डाला, मतलब तुमने बेसिकली, ठीक है। उसके डैड कहते हैं कि तुम आके रखो दोस्त हो के, है ना, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं तो तुम वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। जिसके बाद उसके डैड यहाँ पे फील्ड में चले जाते हैं। शिजुका कहती है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे डैड ऐसे होंगे। ये लोग यहाँ पे काफी टेस्टी खाना खाते हैं, लेकिन भाई आकिरा काफी ज्यादा उदास होता है, उसका मूड बिगड़ा पड़ा हुआ होता है थोड़ा। आखिर की मॉम बताती है कि ये तो हंटर्स लोग हैं, हमेशा से ये लोग यहीं रहते थे क्योंकि सर्दियों में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि बाहर की दुनिया से इन लोगों का कांटेक्ट टूट जाता है, जिस वजह से ये लोग यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे अपनी जिंदगी आराम से बिताते हैं, जिस वजह से इनको कुछ ज्यादा खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस एपोकलिप्स से। जब बेट्रिक्स पूछती है उन ज़ॉम्बीज के बारे में जो कि टनल के अंदर है, तो आखिर की मॉम बताती है कि वो कुछ टूरिस्ट थे जिनको पता चला था कि ये एक सुरक्षित गाँव बचा हुआ है जहाँ पे ये लोग बच सकते हैं, लेकिन इनमें से एक बंदा इन्फेक्टेड था जिसने सारे लोग को ज़ॉम्बी बना दिया। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग इस टनल को बंद कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि शहर से बच के यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ज्यादातर घर खाली हो चुके हैं। यहाँ पे आखिर के माइंड में सिर्फ ये चल रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे आ चुका है, लेकिन मेन रीजन उसका ये था कि वो अपने मॉम और डैड के लिए कुछ कर सके, उसको एक अच्छा बच्चा बनना है। केंचो, शिजुका और बेट्रिक्स काफी ज्यादा खुश होते हैं इस विलेज को देख के, उनको नॉस्टैल्जिया टाइप फील हुआ होता है। वो कहते हैं कि भले हम अपने गाँव में नहीं गए लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपना ही गाँव है। यहाँ पे आखिर आता अपनी मॉम की मदद करने के लिए, वो कहते हैं अरे आप शांति से बैठो, मैं बर्तन धो देता हूँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो यहाँ पे हर चीज में अपनी मॉम की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम ये कहती है तुम थक गए हो, तुम आराम करो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तभी उसके डैड यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर तुम फ्री हो तो चलोगे। जिसके बाद यहाँ पे आखिर खेत में अपने डैड की मदद करने लग जाता है। वो पूछता है कि आप कैसे हो, आपकी कमर दर्द कैसा है। तो बेसिकली अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी आखिर अपने मॉम और डैड की ठीक से मदद भी नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे शाम होती है और आखिर के डैड के हाथ में चोट टाइप लगी होती है और वो यही कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जिसके बाद पीछे से आखिर आ जाता है और ये दोनों सब्जियां उठा के वापस गांव के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। तभी आखिर देखते हैं कि सामने एक लड़का होता है जो कि 4 लोगों के ग्रुप के साथ होता है और ये लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो आखिर उसको देख के यही सोचता है कि उसने इस आदमी को कभी पहले देखा है। ये चारों लोग यहाँ पे इस टनल के पास आ जाते हैं और यहाँ पे हमें इस लड़की की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि स्टार्टिंग में जब ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो सिर्फ 23,000 येन मिल रहे थे उसको जॉब के, और साथ ही साथ कोई बोनस भी नहीं मिल रहा था। इस बंदे की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद थी, कोई भी किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये भी उन लोगों से दूर ही रहता था। इसको समर ब्रेक की तरह अपनी जिंदगी जीनी थी। तभी एक दिन ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो गया। तब इसको ऐसा एहसास हुआ कि भाई अब ऐसा समय है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। जो भी लोग उससे नफरत करते थे, उसके खिलाफ जाते थे, वो सब जा चुके हैं और अब वो पूरी जिंदगी समर ब्रेक बना सकता है, अपनी जिंदगी किसी भी तरह जी सकता है, ठीक है। जब यहाँ पे वो बहुत सारी सिगरेट इकट्ठा कर रहा होता है तो वो देखता है इधर एक कबर्ड होता है, उसमें कुछ लोग छुपे होते हैं, 3 लोग, और यहाँ पे एक नोटबुक भी रखी होती है। जिसको देख के वो डिसाइड करता है कि वो इन तीनों को अपने साथ रखेगा और साथ ही साथ ये लोग
फुल मजे करेंगे। ये वो हर खतरनाक चीज करेंगे जो कि की जा सकती है, जैसे कि एक असली बंदूक चलाना, किसी इंसान को डायनामाइट से उड़ाना। भाई अब जैसा तुमने देखा होगा आकिरा के गोल्स है, भाई इस बंदे के अलग ही टाइप के गोल्स है यार, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और तबाही मचाने वाले हैं। ये लड़की कहती है जिस कंपनी ने मेरी बेइज्जती की थी उस कंपनी को आग लगा देंगे, और ये मोटा आदमी कहता है भाई एक लड़की के गले को चाटना चाहता हूँ मैं, मतलब जीभ डालना चाहता हूँ उसके गले के अंदर तक। ये लोग काफी ज्यादा ईवल होते हैं और इनके खतरनाक खतरनाक गोल्स भी होते हैं। और यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और ये कहता है कि यार ज़ॉम्बी बनना तो हमारा मेन एम है ही, लेकिन उससे पहले हम फुल मजे करेंगे। तो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग कुछ खतरनाक करने की सोच रहे हैं, शायद इस टनल को ओपन करने वाले हैं, क्योंकि भाई इनके ईवल माइंडसेट है। ठीक है, बाहर से आए हुए कुछ लोगों में से ये 3 लड़कियां होती है, जिनमें से एक हेयर स्टाइलिस्ट होती है और वो आखिर को एक काफी न्यू लुक देती है जिसमें वो ड्रेड लॉक्स को ट्राई करता है, और ये भी उसका एक एम होता है। ठीक है, जो कि उसके बकेट लिस्ट में लिखा हुआ होता है। ये तीनों की तीनों लड़कियां अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद इनकी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, बट ये काफी ज्यादा खुश है कि इनको यहाँ पे आके एक जिंदगी जीने का मौका मिला है। ठीक है, दूसरी ओर शिज़ुका भी खाना वगैरह बनाने में मदद कर रही होती है। भले यहाँ पे एक औरत आती है, वो कहती है कि तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होगी यार ये सारे काम करने में, क्योंकि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। लेकिन भाई शिज़ुका कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ना कभी तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तभी यहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आता है जिसका नाम होता है ओल्ड मैन हीको। ठीक है, हीको कह सकते हैं हम इसको, और वो आते सब भाई आके भी चिल्ला के शिज़ुका को पकड़ लेता है। भाई वो तो कांप जाती है, उसकी फट जाती है, वो सोचती है भाई ये क्या हो गया, एकदम से कहां से आ गए ये। लेकिन वो औरत उसको ऐसे भगा देती है। वो बताती है कि ये पहले एक काफी तगड़ा हंटर हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी बीवी गुजरी है उसके बाद से इसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है। ठीक है, तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और उसके हाथ पे चोट लगी होती है, खून निकल रहा होता है। तो शिज़ुका उसको सजेस्ट करती है कि तुम अपना हाथ अपने दिल से थोड़ा ऊपर की तरफ पकड़ के रखो और अपने कंधे की तरफ प्रेशर लगाओ। तो ये जब इंस्ट्रक्शन वो देती है तो उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई शिज़ुका एक डॉक्टर है, और ये बात जब सबको पता चलती है तो सबके सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं ये सोच के कि भाई शिज़ुका एक डॉक्टर है। वही दूसरी ओर केंचो को एक आदमी सेस पिट दिखाता है जहाँ पे ये लोग पॉटी वगैरह करते हैं। ठीक है, और ये पूरा भरा पड़ा होता है। भाई इसमें से काफी खतरनाक और घटिया बदबू आ रही होती है, और केंचो की तो वाट लगी होती है यहाँ पे। ठीक है ना, वो आदमी इस सेस पिट के अलग अलग फायदे बताता है कि यार बारिश के दौरान सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं सॉइल्स में से वो निकल जाते हैं, तो इसकी मदद से ये लोग खाद बनाते हैं और जमीन उपजाऊ बनती है। केंचो यहाँ पे देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके एक डॉगी भी है। तो वो आदमी बताता है कि इसने अपने माता पिता को खो दिया और फैमिली के नाम पे सिर्फ इसके पास ये डॉगी है, और ये तब से लेके अब तक एक बार भी हंसी नहीं है। तो यहाँ पे केंचो उसको हंसाने के लिए अपनी कॉमेडियन एक्ट्स को ट्राई करता है और वो सक्सेसफुल भी होता है इस लड़की को हंसाने में। इस लड़की का नाम एंजू होता है, बट वो उसको प्यार से एंजी बुलाता है, और इसके छोटे डॉगी मतलब बड़े डॉगी का नाम होता है चारो। दूसरा हमें यहाँ पे बेट्रिक्स का सीन दिखाया जाता है जो कि इन वाटर व्हील्स के पास आती है, और आखिर की मॉम उसे बताती है कि कैसे इस वाटर व्हील का इस्तेमाल करके ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो कि फेंस के थ्रू जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जंगली और साथ ही साथ ज़ॉम्बी बेयर्स और सुअर वगैरह आते रहते हैं, तो उनको दूर रखने के लिए होता है। इस फेंस में इतना करंट नहीं है कि उससे वो मर जाए, बट इतना है कि वो बस चले जाए यहाँ से। इसका यहाँ पे सर्किट बॉक्स भी होता है, उसके बारे में वो उसको बताती है कि इसे कभी भी छूना मत, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा घुल मिल चुके होते हैं इन गाँव वालों के साथ, और आखिर भी पूरी कोशिश कर रहा होता है भाई यहाँ पे अपने मॉम डैड की मदद करने की। जब केंचो यहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है तो ये लोग देखते हैं कि सामने एक बंदा होता है, ये वही बंदा होता है जिसका हमें लास्ट एपिसोड में सीन दिखाया गया था। तो अब आप सोच रहे होगे यार ये तो ज़ॉम्बीज को हटाने वाले थे, तो बेसिकली ये थोड़े पहले का सीन है। केंचो से बुलाने की कोशिश करता है तो आकेरा बोलता है कि भाई कौन है ये, तो केंचो कहता है तुम्हें याद नहीं, ये हिगोराशी है, हमारी क्लास में तो हुआ करता था, ये बस 6 महीने आया था, उसके बाद आना बंद कर दिया था इसने, पता नहीं क्या सीन है इसका। तो यहाँ पे हिगोराशी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये लोग, उसका यहाँ पे काफी चिड़ मच रही होती है पता नहीं क्यों, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। अब आकेरा यहाँ पे अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता होता है, इसी वजह से वो अपने डैड के साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है। ये दोनों बैठ के यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। वो देखता है कि कैसे उसके डैड थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, और आकेरा ये कहता है कि जब वो बच्चा था तो उसको लगता था कि भाई बड़े शहर ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे रहना भी कुछ बुरा नहीं है। तो वो यही सोचता है कि अब वो यहीं पे रह के इनकी मदद करे। तो उसके डैड कहते हैं कि यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह रह के क्या कर लोगे तुम। तो उसके डैड फिर से वही चीज रिपीट करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें बड़े से बड़ा सपना देखना चाहिए, अपनी जिंदगी को कुछ मकसद बनाना चाहिए। तो आकेरा इस बात से फिर से चिढ़ जाता है और वो कहता है कि आपको क्या पता, आप तो सिर्फ एक कंट्री फार्मर हो। लेकिन उसके बाद वो उनसे पूछता है कि आपका ड्रीम क्या है, बचपन में क्या था आपका ड्रीम। तो उसके डैड काफी ज्यादा एक्साइटेड होके बताते हैं कि यार हम अभी यहाँ पे शहर में बैठे हैं, अगर तुम स्पेस में से इस पृथ्वी को देखोगे तो हमारा कुछ एग्जिस्ट
एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखेगा, कोई वजूद नहीं दिखेगा और हम कुछ नहीं है इस स्पेस में, ठीक है ना, देखा जाए तो बेसिकली उसके डैड का एक सपना था कि वो एस्ट्रोनॉट बने, स्पेस में जाए। और यहाँ पे उसके डैड काफी एक्टिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, जिसको देख के यहाँ पे आकिरा को काफी हंसी आती है। तो उसके डैड ये कहते हैं कि आकिरा जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, ठीक है, क्योंकि सपने ही एक आदमी को मजबूत बनाते हैं। और वैसे ये बाल तुम्हारे ऊपर इतने जज भी नहीं रहे, ठीक है। इधर में दिखाया जाता है कि हिगोराशी की टीम के एक मेंबर ये सर्किट बॉक्स खराब कर देती है और दूसरी ओर ये लोग आके इस बैरियर को खोल देते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बीज अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इनकी लिस्ट में एक टास्क होता है जिसमें लिखा होता है कि एक सोसाइटी की वाट लगाएंगे और इनका ये जो खतरनाक प्लान होता है वो शुरू हो चुका होता है, ठीक है। इन सबको हल्का फुल्का सेंस हो चुका होता है कि भाई ज़ॉम्बीज अब अंदर आ चुके हैं, तो ये सब के सब तैयार होते हैं इन ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए। आखिर अपने डैड के साथ होता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी काफी मदद की है, तो तुम अपने दोस्तों को जाके बचाओ, मैं तुम्हारी मॉम के पास जाता हूँ। यहाँ पे शिजुका इन सब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी ओर ये हिगोराशी की गैंग अपने सारे एम्स पूरे करती है, जैसे कि डायनामाइट फोड़ना, रियल गन को फायर करना, लोगों की वाट लगाना, ठीक है। इनमें से एक आदमी का तो बड़ा खतरनाक सा भी होता है एम, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। शिजुका यहाँ पे ये सोचती है कि यार अगर ये विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी। यहाँ पे बेट्रिक्स आके केंचो और एनजी को बचाती है। ये सब के सब लोग यहाँ पे आके रियूनाइट हो जाते हैं। केंचो टच करके देखता है कि इस फेंस के अंदर करंट काफी ज्यादा है, जबकि बेट्रिक्स ने बताया था कि कम होना चाहिए करंट। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि इन लोगों ने सर्किट ब्रेकर को तोड़ दिया हो। ये ज़ॉम्बीज यहाँ पे नजदीक आ रहे होते हैं और हिगोराशी फाइनली आ जाते हैं इधर और वो बताता है कि ये सब उसी ने किया है। ज़ॉम्बी बनने से पहले वो कुछ ऐसे काम करना चाहता है और ये उसकी लिस्ट में से एक है, ठीक है ना। उसकी लिस्ट में एक और टास्क होता है जिसमें लिखा होता है कि वो जिन लोगों से नफरत करता है वो उनको ज़ॉम्बी बना देगा, जिनमें से एक आकेरा भी होता है, ठीक है। केंचो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हिगोराशी कहता है कि तुम्हें कॉलेज में तो काफी ज्यादा मजा आता था, तब से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो अपनी जिंदगी को ऐसे जीते थे जैसे भाई क्या जिंदगी हो तुम्हारी, और इसी बात से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बट यहाँ पे भाई आकेरा के गोल्स बहुत ज्यादा अलग होते हैं। इन दोनों की ही लिस्ट होती है लेकिन बहुत ज्यादा ऑपोजिट, ठीक है। ये लोग यहाँ पे हार नहीं मानते और सोचते हैं कि ये लोग इस विलेज के लोगों को बचाएंगे। बट हिगोराशी भी इधर कम नहीं होता, वो इनसे भी चालाक होता है और आगे होता है, ठीक है। तो उसकी भी टीम होती है जो कि इस चीज पे वर्क कर रही होती है, इस पूरे विलेज को तबाह करने का काम, ठीक है ना। यहाँ पे एनजी चारों को बचाने के लिए आई होती है और केंचो भी उसके साथ ही होता है। तो ये लोग इस झोपड़ी की छत पे चढ़ जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि सीढ़ियों से एक बंदा ऊपर आ जाता है जो कि हिगोराशी की टीम का मेंबर होता है और वो इन दोनों को गिराने में अटेम्प्ट करता है, लेकिन केंचो उसको रोकने की कोशिश करता है। वही दूसरी ओर बेट्रिक्स का सामना उसकी एक और टीम मेंबर से होता है जिसके पास भाई आरी भी होती है और वो बेट्रिक्स की स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है। वही दूसरी ओर शिजुका इन बूढ़े लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग यही कहते हैं हम काफी बूढ़े हो चुके हैं, हमारी बस की नहीं इधर से निकलना, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो इससे तुम अपनी जान बचा के यहाँ से जाओ। देखिए भाई शिजुका सोचती है कि वो उनको ऐसे छोड़ नहीं सकती, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते ये लोग। तो वो इन सब ज़ॉम्बीज को इधर से दूर ले जाने के लिए भाई अपने पीछे पीछे ले जाती है और भाई एंट्री होती है इस हिगोराशी टीम के आखिरी मेंबर की, जिसका भाई मेन एम होता है अपना कि भाई वो एक लड़की के गले में जीभ डालना चाहता है अपनी, मतलब उसको किस करना चाहता है, ठीक है। दूसरी ओर हमें आकेरा की मॉम, डैड और वो तीनों लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि शहर से आई थी। ये छुपके बैठे होते हैं एक झोपड़ी के अंदर, तभी ज़ॉम्बी यहाँ पे इसको तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन आकेरा इधर आता है और इनसे लड़ना शुरू करता है। वो सारी की सारी बातें बोलते हैं कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया और उसे बहुत चीजें करनी है, तो उसे जिंदा रहना उसके लिए। इसी वजह से उसके डैड यहाँ पे बाहर निकलते हैं और आकेरा को अंदर फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम इतना ही चाहते हो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो इतना, तो अपनी मॉम का ख्याल रखो और कम से कम इतना एहसान करो कि मेरे को अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखना ना पड़े। तो यहाँ पे हमें एक और मेंबर का हिस्ट्री दिखाई जाती है, यानी कि यार जो हिगोराशी की गैंग का मेंबर है जो कि केंचो से लड़ रहा है इस समय, वो बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद थी, उसकी वाइफ उसकी कदर नहीं करती थी, मतलब वो बोर हो चुका था और वो बार्स वगैरह में जाता रहता था, ठीक है ना। वो यहाँ पे कोसते अपनी जिंदगी को कि उसकी जिंदगी कितनी बेकार है। वही दूसरी ओर वो भाई चौथा वाला बंदा जो है ठरकी, वो शिजुका को ढूंढ लेता है और वो ये कहता है कि यार मैं जिंदगी भर अनलकी था लेकिन आज मैं लकी हो चुका हूँ, मैं तुमसे किस कर सकता हूँ फाइनली। वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो एक होटल में काम किया करता था और भाई खुद एकदम बेकार बंदा था, एकदम बेकार, और कहता था कि इसका लक बेकार है, लेकिन सच में ना इसकी हरकत ही बेकार थी, जिस वजह से सिगरेट फूकने के चक्कर में उसने पूरे होटल में आग लगा दी थी और ऊपर से ये कह रहा है कि अनलकी था। दूसरी ओर ओल्ड मैन ही को जाग जाता है और वो कहता है कि आखिर भी कहाँ पे है। भाई दूसरी ओर बेट्रिक्स इधर इस लड़की से लड़ रही होती है, अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है वो इनसे लड़ने में,
तभी यहाँ पे zombies भी आना शुरू हो जाते हैं। ये लड़की भी अपनी भाई स्टोरी बताती है, बैक स्टोरी की, कैसे ये हमेशा अपने आप को ठीक मानती थी और सामने वाले को नीचे दिखाती थी। वही दूसरा केंचो इस आदमी को रियलाइज कराता है कि तुमने अपनी बीवी को कभी स्पेशल ट्रीट कराया, उसको घुमाने लेके गए, तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन असलियत में तुम बुरे थे, तुमने उसको कभी ठीक से प्यार ही नहीं किया। तो वो गुस्सा हो जाता है, वो केंचो को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन केंचो उसके साथ ही नीचे गिर जाता है जानबूझ के, ठीक है ना। यहाँ पे केंचो सोचता है कि ऐसा क्या है जो ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारी मूवमेंट, हमारी स्मेल या फिर हमारी बॉडी की हीट, तो चाहे कुछ भी हो वो से स्पीड से मिट सकती है। तो भाई वो तो वैसे भी भाई मौका ढूंढता बात बात में नंगा होने को, वो नंगा होके भाई गोबर के ढेर में कूद जाता भाई, और क्या ही बोलो यार मैं इसमें, वो डूब जाता है पूरा अंदर। दूसरा ओल्ड मैन ही को पूछता है कि तुम लोगों ने आके मेरे को ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया, और वो इन सबको मना लेता है। वो कहता है कि हमने कड़क धूप झेली है, कड़क ठंड झेली है, सब कुछ झेला है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यार, हम इतने कमजोर नहीं है, तो किससे फर्क पड़ता है ज़ॉम्बीज से। वही दूसरी ओर शिज़ुका यहाँ पे भाई इस आदमी के दिमाग में कुछ नॉलेज डालने की कोशिश कर रही होती है। वो ये कहती है लक वक्त जैसा कुछ नहीं होता, हम जितने ज्यादा लोगों को कंसिडर करते हैं उतना ज्यादा लक हमारा बढ़ जाता है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। तो वो जब यहाँ पे आगे बढ़ता है उससे किस लेने के लिए, तभी यहाँ पे ओल्ड मैन ही को आ जाता है, वो काफी तगड़ा निशान लगाता है। जैसे कि आपको याद होगा वो एक काफी बेस्ट हंटर हुआ करता था, और आपने देखा होगा यार इसके हाथ में गन थी और उस गन को वो उड़ा देता है। यहाँ पे शिज़ुका को बचाने के लिए बाकी विलेजर्स भी आ जाते हैं। वही दूसरी ओर बेट्रिक्स भी इस बंदी से लड़ रही होती है, इनको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है। बेट्रिक्स पीछे होती है और वाटर व्हील पास जाती है। इन ज़ॉम्बीज की मदद से वाटर व्हील भाई धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है, और बेट्रिक्स ये कहती है उस लड़की से कि तुम्हें शायद अपने आप को सही साबित करने के बजाय एक बार ये भी सोचना चाहिए था कि हो सकता है कि तुम गलत हो और सामने वाला ठीक कह रहा हो, अगर तुम ऐसा करती तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा आसान होती। तो ये लड़की भाई थोड़ा रियलाइजेशन करे, इससे पहले यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वही जब अकेला के डैड इन ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं तभी उनकी भाई हार्ट बीट तेज होने लग जाती है और वो काफी थक जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि भाई अब उनकी डेथ होने वाली है। तभी हिगोराशी आता है और वो अकेला के डैड को बचा लेता है। पहले तो अकेला को लगता है कि वो उसके डैड को क्यों बचा रहा है। वो यहाँ पे बोलता है कि अकेला चलो बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को ज़ॉम्बीज को खिला दूंगा, अगर तुम अपने डैड को बचाना चाहते हो तो खुद बाहर निकलो और अपने आप को ज़ॉम्बी बना लो। तो ये उसका ईवल प्लान होता है भाई अकेला को हराने का, उससे बदला लेने का, ठीक है। जिसके बाद हमें हिगोराशी के बैक स्टोरी का सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटा था तो वो हर समर ब्रेक पे अपने दोस्तों के साथ जाया करता था स्विमिंग पूल में मजे करने के लिए, लेकिन जब वो मिडिल स्कूल में आया तब उसको ऐसा नोटिस हुआ कि वो एक इंट्रोवर्ट है और बाकी सब लोगों को भी पता चल गई ये बात, जिसके बाद लोग उसे अवॉइड करने लग गए। हाई स्कूल में तो वो बिल्कुल अलग था, वो सोचता था कि वो अपने आप को चेंज करेगा इस इंट्रोवर्ट चीज को, उसने काफी एक्टिविटीज में पार्ट लिया, लेकिन एंड में सब उसको लूजर ही समझते थे। तो यहाँ पे हमें वही सीन दिखाया जाता है जब अकेरा इधर केंचो के साथ होता है, ये लोग खाने वाने की बातें कर रहे होते हैं और हिगोराशी इनको देख के काफी ज्यादा जेलस फील करता है कि ये लोग कैसे इतना खुश हो सकते हैं, इनके दोस्त कैसे हो सकते हैं इतने, और इनकी लाइफ एकदम बेस्ट है जैसी जिंदगी वो चाहता था, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और आखिर के डैडो से मना करते हैं कि बाहर आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बाहर आओगे तो तुम अपनी मॉम को खतरे में डालोगे। तो अकेला कहता है कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो आपकी डेथ हो सकती है। तो उसके डैड कहते हैं वैसे ही मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है। तो उसकी मॉम बताती है कि उनको एक प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। अकेला के डैड कहते हैं कि देखो चिंता मत करो, जरूरी नहीं है तुम हमारे जीते जी हमारे लिए सब कुछ करो, हमारे जाने के बाद भी तुम लोगों की मदद कर सकते हो, दुनिया की मदद कर सकते हो, ठीक है। बस अपने बारे में मत सोचना, दूसरों को दया दिखाना, इस तरीके से तुम हमारा सर ऊंचा कर सकते हो जब हम तुम्हें हेवन से देख रहे होंगे, मतलब स्वर्ग से देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गेट ओपन हो जाता है और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद अकेला के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके डैड कहते हैं शिट यार तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद भाई अकेला भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है यार, और वो आगे आता है, वो आगे बढ़ के इधर रुक जाता है अपने डैड के पास। जिसके बाद हिगोराशी उसका बहुत मजाक उड़ाता है, वो कहता है कि देखा कहाँ गई अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी, अब देख रहे हो तुम एकदम बेकार बन चुके हो, अब मजे करके दिखाओ जैसे तुम पहले किया करते थे। लेकिन भाई यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अकेला सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और वो भाई खींच के यहाँ पे नीचे पटक देता है हिगोराशी को। वो कहता है कि भाई चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हमें दिखाया जाता है शेड के अंदर का सीन कि एक जो मेकअप आर्टिस्ट वाली लड़की थी वो काफी अच्छा खासा मेकअप कर देती है अकेला के ऊपर। अब मेरे से ये मत पूछना भाई इतने कम समय में उसने ऐसा कैसे करके दिखा दिया, ठीक है, मत ही पूछना। वो यहाँ पे काफी तगड़ा ज़ॉम्बी बना देती है उसको, और अकेरा की लिस्ट में भी ये शामिल था कि उसको एक बार एक कॉस्प्ले ट्राई करना है, ठीक है। तो ये पूरा प्लान हमें दिखाया जाता है। अकेरा उसके डैड से पूछता है कि आप ठीक हो, और हिगोराशी यहाँ पे रोने लग जाता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। अकेरा उससे पूछता है कि तुम असलियत में क्या करना चाहते थे, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें इन सब चीजों को करके खुशी मिल रही होगी जो ये तुमने लिस्ट बनाई है। तो पहले तो हिगोराशी कहता है कि उसको काफी खुशी हो रही है, लेकिन वो फिर स्विमिंग पूल याद करता है यार जो समर ब्रेक है उसमें उसे असली खुशी होती थी। तभी यहाँ पे पीछे से एक ज़ॉम्बी आके उसको काट लेता है और वो भी भाई थोड़ी देर में इसका मतलब ज़ॉम्बी बन
बन जाएगा। अकेरा उसके पास आके पूछता है, हे हिगुराशी, तुम अपनी असली बकेट लिस्ट में क्या लिखना चाहते थे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि हिगुराशी स्विमिंग करना चाहता था अपने दोस्तों के साथ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अकेरा उसे वादा करता है कि आगे चल के अगर वो कभी ज़ॉम्बी बन जाएगा तो ये दोनों साथ मिलके स्विमिंग पूल में जाएंगे। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है उसी टाइम का। ठीक है, तो अकेरा ने उस टाइम पे पूछा भी था हिगुराशी से कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे खाना खाने के लिए, क्योंकि हिगुराशी भी उस टाइम काफी भूखा होता है। लेकिन भाई हिगुराशी उस टाइम इतना ज्यादा शाय होता है, इतना शर्मीला होता है कि वो जल्दी से भाग जाता है इधर से। ठीक है, यहाँ पे वो उसको हक कर लेता है और उसका गिफ्ट फ्री हग्स का भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद हिगुराशी को पता होता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो वो भागने लग जाता है और वो साथ ही साथ अपने साथ ज़ॉम्बीज को भी ले जाता है। यहाँ पे हमें एक कंपैरिजन दिखाया जाता है कि जैसे वो भाग रहा है, इधर एक नदी के पास आकर रुकता है, वो उसे फील होता है कि वो एक स्विमिंग पूल के पास है और वो उसमें डुबकी लगाता है। वही दूसरी और ये सारे के सारे दोस्त फिर से रीयूनाइट होते हैं और बेट्रिक्स इधर इस वाटर व्हील के ऊपर आ रही होती है और उसकी मदद से ये लोग इस फेंस को तोड़ देते हैं और बच के इस जंगल से बाहर निकलते हैं। ये लोग जब उस वुड ब्रिज के पास आते हैं तो देखते हैं कि ये टूट चुका है और ये सोचते हैं भाई इनकी तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो सस्पेंशन ब्रिज तो गायब हो गया। लेकिन तभी इधर कुमानो आ जाता है और आप जानते होंगे वो एक कारपेंटर है काफी ज्यादा अच्छा, जिस वजह से उसने एक ब्रिज पहले से बना लिया होता है। ये सब के सब लोग इनको बाहर निकलने में मदद करते हैं, क्रॉस करने में मदद करते हैं। एंड में केंचो और अकेरा होते हैं जो कि भाई इस पुल के साथ ही नीचे कूद जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग भाग नहीं सकते इसको, है कि नहीं। ऐसा लगता है कि ये तो नीचे गिर गए होंगे लेकिन इनको चोट भी लगी होती है, सही सलामत होते हैं। ये ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। केंचो और अकेरा ये बात करते हैं कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था, अगर उसको दोस्त चाहिए थे तो उसको सामने से बोलना चाहिए था, उसको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। मतलब ये लोग हिगुराशी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अकेरा कहता है कि मैं भी एक ऐसी कंपनी में काम करता था जब मेरा दिमाग खत्म हो गया था, वही सोचने समझने की शक्ति बेकार हो गई थी और जिस हिसाब से मेरे को टॉर्चर किया जाता था मैं भी हिगुराशी की तरह बन सकता था। तो यहाँ पे भाई अकेरा के डैड उसको हाथ देते हैं और कहते हैं कि आज मेरे को सच में तुम पे काफी ज्यादा गर्व हो रहा है, जिसको सुन के भाई अकेरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है। ठीक है, काफी मेहनत के बाद ये सब के सब लोग इस होम टाउन को फिर से ठीक कर देते हैं, ज़ॉम्बीज को फिर से टनल के अंदर ट्रैप कर देते हैं और कुमानो की मदद से ये लोग यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देते हैं, फिर से ये लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कुछ समय में ये जगह बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। यहाँ पे अकेरा अपने डैड के पास होता है और उसकी मॉम भी यहाँ पे होती है। वो यहाँ पे रोने लग जाता है और वो कहता है कि अगर आपको कुछ भी हो गया डैड तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा मॉम को और इस विलेज को सेफ रखूंगा। वैसे मॉम डैड को हुआ क्या है, कौन सी बीमारी है उनको? तो उसकी मॉम बताती है कि उन्हें तो हेमोरॉइड्स है यार, बवासीर। यार सच बताऊं तो बवासीर होती है नॉर्मली और इतनी बड़ी डिजीज नहीं है कि भाई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसी, ठीक है ना। तो उसकी मॉम बताती है वो तो बस उनको प्रॉब्लम होती है और उनको डॉक्टर से डर लगता है, इसलिए वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, वरना इतना कुछ सीरियस नहीं है यार। तो अकेला पूछते हैं फिर उनके पसीने की छूट रहे हैं और वो इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं? तो उसकी मॉम बताती है कि बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम होती है इतनी गर्मी में सोने में, ठीक है ना। तो उसकी मॉम कहती है लेकिन फिर भी हम हेमोरॉइड्स को इग्नोर नहीं कर सकते, समझे, इसकी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इन्फेक्शन हो सकता है इससे। तो भाई अकेला यहाँ पे चैन की सांस लेता है कि उसके डैड को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो अकेला कहता है लगता है कि अब मेरा विलेज से जाने का समय आ चुका है, क्योंकि उसको अपने डैड की बात याद होती है कि वो एक बड़ा सपना देखे। उसका ये सपना होता है कि अब वो बाहर जाए और इस महामारी की वैक्सीन ढूंढे जिससे कि वो सबको ठीक कर पाए और फिर उसके बाद अपने डैड को डॉक्टर को दिखा पाए। वो दुनिया की मदद करना चाहता है। जिसके बाद ये सबके सब लोग अपने अपने और गोल्स वगैरह लिखते हैं इस नोटबुक में और अगले दिन ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजी भी यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होती है केंचो को अलविदा करने के लिए, लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, ये सबके सब लोग इनको अलविदा करते हैं बिना किसी टेंशन के और ये लोग फिर से अपने मिशन पे निकल जाते हैं जो कि होता है इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब, जो कि यूएस मिलिट्री के बेस पे होती है। हमें दिखाया जाता है काफी अलग अलग लोगों का सीन जो कि इस एपोकलिप्स से बचते हैं, साथ ही साथ अकेला की पूरी टीम इधर एंजॉय भी कर रही होती है और एंड में शिजुका पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता यार हम बस मजे ज्यादा कर रहे हैं और सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मुझे नहीं पता यार ये सीजन यहाँ पे खत्म हो गया है या नहीं, नेक्स्ट एपिसोड आएगा या नहीं मुझे नहीं लगता। वैसे तो 12 एपिसोड में खत्म कर दिया, वो भी मेहरबानी है भाई, लेके आ गए टाइम पे, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है यार, नेक्स्ट सीजन शायद नेक्स्ट हफ्ते, ओह सॉरी नेक्स्ट ईयर आएगा, मुझे नहीं पता, उसका जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको दे दूंगा जल्द से जल्द। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मैंने सोचा था वैसे अलग अलग वीडियो बनाऊं या फिर एक साथ, समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन थी, बट चलो एक में कवर कर दिया यार। अलग अलग क्या डालना जब एक साथ आया एपिसोड, तो वेट करना पड़ता आप लोगों को बेफालतू का, है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। आज रात को वैसे टोक्यो रिवेंजर्स का भी एपिसोड आया है तो उसकी भी वीडियो जल्दी जल्दी आ जाएगी या शायद आ गई होगी, पता नहीं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।